नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर पर। और आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो आपकी जेब से 100 रुपये निकलेंगे तो वो 50 रुपये वापस आपकी जेब में डलवा देंगे। और अगर आप सोना खरीदने जाएंगे या चांदी खरीदने के लिए जाएंगे तो कुछ ऐसे उपाय बता देंगे कि आपके कुछ पैसे बच के आ जाएंगे और आप घर घर पे अपना आराम से उन्हें सेव कर सकते हो। आज हमारे साथ और कोई नहीं, योगेंद्र जी मौजूद हैं जो कि एक अर्थशास्त्री हैं और काफी सीनियर भी हैं। और इनसे बेहतर मार्केट को मेरी नजर में कोई नहीं समझ पाता। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गुड आफ्टरनून पार्थ। बिल्कुल। वेलकम। मैं हूं आपका सारथी पार्थ आपके साथ। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, बजट के बाद आम आदमी सोना कैसे खरीदेगा? क्योंकि अभी जो सोने में जो था वो काफी ज्यादा गिरावट आई थी, तो क्या ये यही सही समय है? क्योंकि आज 8,000 बढ़ भी चुका है। देखिए, एक चीज तो हमें बहुत क्लियरली समझना है कि इंडिया के अंदर जहां तक सोने का सवाल है, गोल्ड का जो है वो हमेशा जो है एक सेफ एसेट माना जाता है। और उसका जो अगर आप लास्ट 50 इयर्स में उठा के देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसका पाथ जो है वो इंक्लाइंड ही अपवर्ड्स है। और उसमें आप ये देखेंगे कि एक दौर ऐसा जरूर आता है कभी कभार बीच में कि जब वो थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर किसी ने भी लॉन्ग टर्म पोजीशंस लिए हैं तो मेरे हिसाब से शायद कोई भी आदमी, इंडिया तो छोड़िए पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि उसको सोने खरीद के और लॉन्ग टर्म में उसको नुकसान हो गया। तो द पॉइंट इज कि वो आज भी जो है सिर्फ इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड ओवर जो है एक सेफ एसेट जो है कंसिडर करा जाता है। और इसमें मैं एक कुछ डिटेल जरूर शेयर करना चाहूंगा कि ये जो इन द पास्ट स्पेसिफिकली मैं ये कहूंगा 2025 ऑनवर्ड्स जो है, जो हमने एक ये देखा कि अचानक जो है गोल्ड और सिल्वर में जो जिस तरीके से वर्ल्ड ओवर जो है मैं ये कहूंगा जो डिमांड क्रिएट हुई और उसके साथ साथ जो सप्लाई की स्कैर्सिटी हुई, जिसकी वजह से फिर जो है हमने ये देखा कि उसका नेट रिजल्ट की प्राइसेस जो है वो अनप्रेसिडेंटेड और एक इरेशनल वे में इंक्रीज होते हुए नजर आए। गोल्ड के केस में हमें ये समझना है कि जब, जैसे मैं आपको बोला भी कि वो वन ऑफ द सेफेस्ट एसेट है, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड के जितने सेंट्रल बैंक्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इन सब ने रिकॉर्ड लेवल पे 2025 पे अपने जो परचेजिंग है वो गोल्ड के अंदर करी है। और उसका जो बेसिकली उनका फिनोमेना है या जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि वो अपनी डॉलर के ऊपर, जो यूएस डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको वो कम करना चाहते थे और अपने गोल्ड के रिजर्व्स जो है उसको इंक्रीज करने में बिलीव करते थे, कंसिडरिंग कि वो एक सेफ एसेट है। कमिंग टू दिस एस्पेक्ट की क्या एट प्रेजेंट लेवल जो है गोल्ड जो है वो अपने ठीक लेवल पर या प्राइसिंग पे है, और इसके आगे जो है इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शंस क्या ये प्राइसिंग जो है इसकी इसमें और फर्दर मॉडरेशन इन टर्म्स ऑफ ये रिडक्शन आएगा, या ये प्राइसेस अब आगे आने वाले टाइम में हमें ऊपर ही होते हुए नजर आएंगी। तो मेरा ये कहना है कि शॉर्ट टर्म जो है हमें ये समझना है कि अभी भी जो है वर्ल्ड जो है वो अनसर्टेनिटी के दौर से निकल के सर्टेनिटी की तरफ जो है बढ़ रहा है। और उसमें मैं इंडिया भी जो है वो कोई डिफरेंट नहीं है वर्ल्ड से। तो मेरा ये मानना है कि शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर जो है, शॉर्ट टर्म हम उसे कहते हैं जो नेक्स्ट 3 मंथ्स का जो पीरियड है, इसमें मैं ये जरूर मानता हूं कि अभी जो कहना चाहिए वॉलेटिलिटी जो है वो रहेगी मार्केट के अंदर। और इसमें जो हम जो फ्लक्चुएशंस हैं वो जरूर देखेंगे कि उसके दौर के अंदर नजर आएंगे। लेकिन जहां तक गोल्ड और सिल्वर दोनों का सवाल है, इन नेक्स्ट 1 ईयर टाइम मैं एक गोल्ड को जो है एक आज भी जो है एक स्टेबल एसेट जो अपने आप में एक स्टेबल रिटर्न्स आपको दे के जाएगा, वो इस सिचुएशन में उसको मैं मानता हूं। सिल्वर में जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा रिस्की है, और उसमें मैं ये कहूंगा कि जहां तक हो सके लोग जो है उससे अभी फॉर द टाइम बिंग जो है परे रहे तो वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि उसके अंदर जिस तरीके से वाइल्ड स्विंग्स हुए हैं, वो जो है वो आप ये समझ सकते हैं कि एक एवरेज जो मिडिल क्लास है, जो मैं ये कहता हूं कि अपने आसपास में लोगों को देख के और उसके हिसाब से उसका डिसीजन जो है ज्यादा ड्रिवन होता है, या फिर ये देख के कि जैसे हम कहते हैं अंधविश्वास वाली बात कि शायद ये चीज जो है जिस तरीके से ऊपर जा रही है ये ऊपर ही जाती नजर आएगी। हमने खुद देखा कि सिल्वर के अंदर जो है किस तरीके से प्राइस जो है वो सडन जो है उसमें फॉल आया, राइट अप टू 25% जो है। तो जी। मेरा ये कहना है कि सिल्वर के मामले में लोगों को ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा। और एक एडवाइस मैं जरूर देना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है, वो ये कि
कोई भी जो एक कॉमन इन्वेस्टर या एक एवरेज मिडिल क्लास जो है, उसको जो इन्वेस्टमेंट अपनी करनी चाहिए गोल्ड में या सिल्वर में गोइंग फॉरवर्ड, जी वो उसको जहां तक हो सके अपने ही सेविंग्स के थ्रू जो है करनी चाहिए। उसको पैसा बोरो करके, ये जिसे हम कहते हैं लोन लेके जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें ये समझना है कि अगर जो है आपकी प्रोजेक्शन के हिसाब से अगर उसने रीजनेबल रिटर्न्स नहीं दी, तो अगर आप उसको नेट बेसिस पे देखेंगे तो आपकी नेट रिटर्न जो है वो नेगेटिव भी जा सकती है। बिल्कुल तो दिस इज व्हाट आई सजेस्ट। बिल्कुल। सर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सोना खरीदने का अभी सही समय है क्या? आज आप ये बता सकते हैं आकलन करके कि आप अभी इस हफ्ते जा सकते हैं सोना खरीद सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अब सोना लगातार बढ़ता ही जाए, लेकिन साथ के साथ ये भी आपको बताना पड़ेगा कि जो पहले से लोगों ने सोना खरीद रखा था वो एकदम धड़ल्ले से धड़ाम हो गया, उसका क्या? देखिए, मैं ये फील करता हूँ कि एक जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल विजडम, या एक जो कहावत है हमारे देश में कि नॉट टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब यह है कि आपको कभी भी जो है अंधविश्वास में अपनी जितनी सेविंग्स है उसको एक पर्टिकुलर एवेन्यू के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट आपको जितनी भी रोजी नजर आती हो। तो मेरा ये कहना है कि इसमें बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको जो है एक प्रोफेशनल एडवाइस के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और उसमें बहुत जरूरी ये है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है डिवाइड करके चलना है ना, पोर्टफोलियो जो है। बिल्कुल और उसमें मैं ये मान के चलता हूं कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से रखना है कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जैसे गोल्ड या सिल्वर जो है, इसका जो आपकी ओवरऑल पोटेंशियल है सेविंग का, जी उसका 25% से ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए गोल्ड और सिल्वर में। जो रिमेनिंग 75% है वो आपको उसको अगेन फिगर आउट करना पड़ेगा। उसमें 50% जो है 75% में से वो आपको म्यूचुअल फंड्स में या बैलेंस टाइप की जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो रिमेनिंग 25% है वो ऐसी आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, चाहे वो सिंपल बैंक की डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स में हो या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जिससे आपको एक बेसिक बेयर मिनिमम जो रिटर्न है जो इन्फ्लेशन को एटलीस्ट मीट आउट कर पाती है उसमें करनी चाहिए। तो बहुत जरूरी ये है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करके चलना है। और जहां जो आपका फर्दर सवाल है कि क्या ये सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का, तो जी मेरा ये मानना है कि अगर तो कोई स्पेकुलेशन की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, स्पेकुलेशन हम उसे कहेंगे कि आज इन्वेस्ट करके और वो ये देखता है कि मैं हफ्ते या 2 हफ्ते या 1 महीने के ही पीरियड के लिए स्टे करूंगा और उसके बाद जो है मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है रिडीम करूंगा, तो मेरे हिसाब से ये सही समय नहीं है ऐसी सोच के लिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट गोल्ड और सिल्वर में से आपको गोल्ड में ही करनी चाहिए, और आपको लॉन्ग टर्म पोजीशन लेनी चाहिए फॉर एटलीस्ट ईयर, जिसमें आप ये देखेंगे कि आपकी जो रिटर्न्स हैं वो फॉर श्योर जो है आपको डबल डिजिट्स में नजर आएंगे। बिल्कुल। सर एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार सोना इतना महंगा क्यों है? क्या आम आदमी की जेब से ही बाहर है? कहा मेरी मम्मी की अगर मैं बात करूं शादी के समय, तो उन लोगों ने मात्र 5,000 या 7,000 रुपए तोले में सोना ले लिया, लेकिन इतना जो है सोना 25 से कहूं कि मैं 30 से 40 साल में सोना इतना बढ़ गया कि लाखों पार। देखिए, आपको एक चीज समझनी है। आप अपने आपने अपनी मदर का एग्जाम्पल दिया, मैं ये कहूंगा कि आप हिस्ट्री में 100 साल क्या 500 साल भी पीछे चले जाएं तो हम्म आपको ये नजर आएगा कि एक जो गोल्ड है उसके अंदर दो चीज है। एक तो ये कि उसकी एक जैसे कहना चाहिए कि एक अपनी एक फिजिकल वैल्यू है जो फिजिकल हम्म, गोल्ड है उसकी, और वो एक ऐसी चीज है कि आप ये देखिए कि कंट्रीज तक जो है वो अपने अगर रिजर्व्स जो हैं वो गोल्ड के अंदर रखने में विश्वास करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर कहीं पे कल को उनकी करेंसी जितनी भी डेप्रिशिएट कर जाए या वॉर वाली सिचुएशन आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो यही एक मात्र ऐसी चीज है जो आपको एक हाईली लिक्विड फॉर्म में आप उसको कहीं पे भी और किसी भी देश में जो है आप आसानी से उसको रिडीम कर सकते हैं। और दूसरी बात ये हो जाती है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में मैंने ये देखा है कि हमें ये समझना है कि लोगों की एक सेंटिमेंटल वैल्यू भी होती है। और जी अगर हम ये देखें कि आप इंडिया के अंदर जैसे मैरिज जो है, मैरिजेस हो गई या कोई भी इंपॉर्टेंट ओकेजन्स हैं आपकी विद इन फैमिली, तो आप उसमें देखेंगे कि गोल्ड जो है वो इसी वजह से दिया जाता है कि वो अपने आप में एक तो सेफ एसेट भी माना जाता है, और एक ये भी माना जाता है कि कल को हमारे ऊपर कोई भी कॉन्टिजेंसी सिचुएशन अगर आएगी तो ये एक ऐसा एसेट है जो ना सिर्फ टाइम के साथ बढ़ेगा, उसके साथ साथ हमें अगर कभी भी उसको रियलाइज करना है तो वो आसानी से उसको लिक्विडेट करके आप उसके अगेंस्ट पैसा जो है ले सकते सर शादियों का सीजन चल रहा है और लोग
सोनार के यहाँ या कहें ज्वेलरी शॉप में जाने से घबरा रहे हैं, कतरा रहे हैं। और बल्कि अब उनके पास ऑप्शन भी है कि 10 कैरेट, 18 कैरेट, 24 कैरेट और 12 कैरेट, लेकिन लोग अभी भी कतरा रहे हैं। आपके हिसाब से किस ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना बेस्ट रहेगा? और कहें कि शादियों में दिखाने के लिए जो कि ज्वेलरी ली जाती है आमतौर पे, तो उसके लिए आम जनता क्या करे? देखिए, पहली चीज तो ये बहुत जरूरी है कि आपको, जैसे अगेन एक कहावत है कि आपको अपनी चादर के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हम्म। आपको ये नहीं कि अगर आपने माइंड बना लिया कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट करनी है गोल्ड के अंदर, और क्योंकि मेरे को ये एक सेफ एसेट नजर आता है, तो मैं लोगों से बोरो करके और अलग अलग जगह से पैसा जो है इसके अंदर लगाऊंगा, और उसमें मेरे को जो है एक हाई पोटेंशियल नजर आता है। तो मेरा ये मानना है कि वो अपने आप में ट्रैप भी होता है, और आपको ये समझना है कि गोल्ड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसको आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में लेना है। और जो आपका सवाल है कि जो मैरिज सीजन है हम्म। उसमें जो है ऑब्वियसली आपको समझना पड़ेगा। ऐसे टाइम में आप ये तो जो यंगर जनरेशन है उसको तो हम फिर भी मानते हैं कि वो आज की डेट में जैसे स्टॉक मार्केट्स है उसके अंदर जो है जो इक्विटी ट्रेडेड फंड्स है उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिकली मैरिज वाले ओकेजन है ऑल, उसमें क्योंकि एक रिचुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिए या अदरवाइज, तो उसमें क्योंकि फिजिकल गोल्ड की ही मांग जो है रहती है। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि आपको अगेन आपकी चादर के हिसाब से आप जितना भी जो इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, वो अपने आप में एक सेफ इन्वेस्टमेंट ही रहेगी गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन सर, आम आदमी सबसे सस्ते में, एक अर्थशास्त्री के जो है एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर कहें, तो आम आदमी सबसे सस्ते में सोना कहाँ से खरीद सकता है और कैसे खरीद सकता है और कौन देगा? देखिए, मेरा ये कहना है कि आप चाहे सोना, एक जरूर सोचने में जो है परसेप्शन वाइज ये लगता है कि ये एक कॉमन आदमी की रीच से बाहर जाता जा रहा है, लेकिन हमें ये समझना है कि कोई भी चीज जो है एक जो जिसकी डिमांड क्रिएट होती है मार्केट के अंदर वो तभी होती है जब उसकी सप्लाई की जो है शॉर्टेज होती है। और हमें एक इंडिया के केस में ये क्लियरली समझना है कि जितनी इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होती है गोल्ड की, उससे मेनीफोल्ड टाइम्स ज्यादा जो है उसकी डिमांड है। और यही रीजन है कि इस वजह से आज हम देख रहे हैं कि गोल्ड जो है वो इंपोर्ट भी करा जाता है और रिकॉर्ड लेवल पे किया भी गया है। मेरा पॉइंट ये है कि जो कॉमन आदमी है उसको जो है अपनी चादर के हिसाब से ही अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो एक छोटे 1 ग्राम का या 5 ग्राम का या 10 ग्राम का एक जो गोल्ड कॉइन आते हैं उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उसको 1 तोले में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ही इन्वेस्टमेंट होता है। तो पॉइंट इज, आज की डेट में हम भी जानते हैं कि 1 से 1.5 2 लाख रुपए जो है कोई बहुत बड़ी चीज होती नहीं है। तो ऐसे में एक 10 ग्राम के आप अगर गोल्ड कॉइन में भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपने आप में एक सेफ वे है ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। सर, ऑनलाइन गोल्ड खरीदना कितना सही है और क्या वो सुरक्षित है? क्योंकि अभी देखा ही था कितना जो है लोगों का नुकसान हुआ, इतना कि ऑफलाइन जो है लोगों का भी काफी ज्यादा नुकसान नुकसान हुआ, जिनकी ज्वेलरी की शॉप्स थी उनका भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो कितना सेफ है ऑनलाइन गोल्ड खरीदना? देखिए, एक चीज मैं जरूर कहना भी चाहूंगा और मैं यहाँ पे मानूंगा अभी कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में आज हम चाहे एक तरफ देखते हो कि ई कॉमर्स का जो पेनिट्रेशन है वो रिकॉर्ड लेवल पे इंक्रीज कर रहा है, और इस लेवल पे इंक्रीज कर रहा है कि आज जो है वो रिटेल मार्केट को जो है या रिटेल शॉपकीपर जो है उसको जो है एक टफ चैलेंज दे चुका है ऑलरेडी जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ गुड्स जो है। बिल्कुल। लेकिन एक जो मैं कहूंगा कि आइटम जो है जिसमें आज भी जो है एक आदमी जो है जिसे कहते हैं कि वो अपने एक फैमिली ज्वेलर के पास ही जाने में बिलीव करता है, तो वो आइटम है जो इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड सिल्वर है। और उसमें आप ये देखेंगे कि आज भी जो लोग हैं वो ऑनलाइन के ऊपर जो है उतना विश्वास जो है करके नहीं चलते हैं, और वो जो है वो फिजिकल गोल्ड जो है जाके अपनी जिसे कहावत है सीइंग इज बिलीविंग, उस कंसेप्ट में बिलीव करते हैं, और वो शॉप पे जाके ही अपने फैमिली ज्वेलर के पास जाके उस चीज को पसंद करते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उससे साथ के साथ वो ये भी एक अपने लिए एक कहिए कि सेटिस्फेक्शन का एक पॉइंट लेके जाते हैं कि कल को अगर हमें इसे रिडीम भी करना है तो भाई आप इसमें कितना परसेंट जो है डिडक्शन करेंगे, तो हम जो उस टाइम की प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे आपको सेल भी करेंगे। तो आप ये देखिए कि ये कुछ रीजन है जिस वजह से आज भी जो है लोग जो है वो फिजिकली जाके एक रिटेल शॉपकीपर के पास जो है वहां पे जाके ही बिलीव कर पाते हैं और एक ट्रस्ट कर पाते हैं कि उन्हें एक गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि अभी जिस तरीके से इंडिया के अंदर हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि ऑनलाइन स्कैम्स जिस पेस से बढ़े हैं, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि अभी जब तक मार्केट इवॉल्व हो रही है तो तब तक लोगों को भी जहां तक हो सके
ऑनलाइन गोल्ड परचेजिंग जो है उसको जहां तक है उसको अवॉइड करना चाहिए। सर, जिनकी सैलरी आमतौर पर 25,000 या 25,000 से कम है, वो कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपना पैसा कहाँ कहाँ वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? 25,000 की सैलरी वाले की आने वाले जो है 50 साल बाद या कहें 25 साल बाद, जैसे अगर किसी की उम्र 24 साल है और उसकी सैलरी 25 या 30,000 है या उससे कम है, तो उसके दिमाग में ये है कि भैया मैं ऐसे तरीके से इन्वेस्ट करूं कि आगे जो मैं 25 साल नौकरी करूंगा उसके बाद मुझे नौकरी ही नहीं करनी, मेरा जो है जीवन यापन हो जाएगा। तो कैसे किया जाए? देखिए इसमें अभी मैंने बीच में जो आपको शुरुआत में बात बोली थी कि जो आपने अमाउंट बताया एक 25,000 रुपए जो मंथ है, ये आप समझिए कि हमें ये भी समझना है कि ये लिटरली एक मिनिमम वेजेस का अमाउंट है जो एक तरीके से जो प्रिस्क्राइब्ड है गवर्नमेंट का आज की डेट में जो नियर अराउंड दैट। तो हम्म। आपको ये समझना है कि इसमें ऑलरेडी जो है किसी के पास भी बहुत कम पोटेंशियल होता है सेविंग्स का जो है। हम्म। और ऐसे में एक बहुत जरूरी ये भी हो जाता है कि जैसा मैंने अभी अगेन शेयर करा कि अगर उसकी पहले अप्रोच ये होनी चाहिए कि अगर तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है हम्म। तो उसको जो है देखिए दो तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट जो भी सेविंग्स उसकी हैं उसको डिवाइड करना चाहिए कि उसको ये भी नहीं कि अपनी जितनी सेविंग है वो उसको उठा के सारा का सारा वो गोल्ड में डाल दे। मैं हम्म। ये कहता हूँ जो उसका सेविंग का पोटेंशियल है उसका 50% मैक्सिमम जो है वो गोल्ड के अंदर कर सकता है, क्योंकि वो एक अपने आप में देखिए उसके कई एडवांटेजेस हैं। उसके कई एडवांटेजेस ये हैं कि जब वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा और जब उसको फिजिकल गोल्ड मिलेगा, अगर हम ये सब समझते हैं और जानते हैं और हम देख रहे हैं स्टैट्स जो हैं कि ये अपने आप में एक एप्रिशिएटिंग एसेट है। हम्म। और आज की डेट में आप ये देखिए कि ये जो है इस पेस से जो है ग्रो कर रहा है मार्केट में कि आज की डेट में ना सिर्फ बैंक्स, आज आपको कई ऐसे फाइनेंसियर्स मिल जाएंगे जो गोल्ड के अगेंस्ट आपको जो उसकी मार्केट वैल्यू है उसका अप टू 2/3 या 3/4 अमाउंट तक जो है जो वैल्यूएशन फिगर है उसका आपको अप टू 3/4 तक पैसा जो है वो लोन देने को तैयार है। हम्म। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपको पैसा दे रहा है वो भी ये समझता है और जानता है कि ये जो चीज उनके पास जो प्लेज करी जा रही है ये हम्म। अपने आप में उसके लिए एक सेफ एक सिक्योरिटी है जो जिसकी प्राइस जो है आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगी ना कि घटेगी। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि जो आदमी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है गोल्ड के अंदर उसको छोटे कॉइन्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करके और उसको रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको जो है वो पैसा जो है बोरो करे मल्टीपल सोर्सेज से और जिससे कि उसको ये लगे कि जब तक एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा वो मेरी शायद इन्वेस्टमेंट मानी नहीं जाएगी गोल्ड में। तो ऐसा नहीं होता है। आपको ये समझना है कि बूंद बूंद भर के ही एक सागर बनता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको स्मॉल ट्रेंचेस में आप सेविंग का अपना माइंडसेट रखिए कि आपको सेविंग के तरीके से जो भी पैसा आप निकाल पाते हैं उसको जो है आप छोटे छोटे गोल्ड कॉइन्स जो है टाइम जब आपको मौका लगे वो आप उस पर इन्वेस्ट करिए। और आप ये देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर आपको एक पॉजिटिव रिटर्न ही जनरेट होती हुई नजर आए। सर, ऐसे कोई 5 स्टॉक बताइए या ऐसी कोई 5 जगहें बताइए या 5 ऐसी चीजें बताइए जिनमें इन्वेस्ट करके आदमी आज से 10 साल बाद हो जाएगा लखपति, कम से कम करोड़पति तो मैं नहीं कहता, लखपति तो हो जाए। देखिए मैं ये करोड़पति भी कहूंगा बता सकते हैं आप। कि जी। देखिए आपको एक चीज बहुत जरूरी समझनी है दर्शकों को कि आपकी इन्वेस्टमेंट वही होती है जिसको हम ये मान के चल सकते हैं कि वो अपने आप में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पॉजिटिव रिटर्न देंगी। अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देंगे जिसमें आपका आप रिटर्न के चक्कर में पता चले कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही अगर इरोड कर जाए तो आप सोचेंगे वो कितना रिस्की मामला है। हम्म। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको आपको अलग अलग एवेन्यूज में डिवाइड करके चलना पड़ेगा। जैसा मैंने शुरू में बीच में भी बोला कि आपकी जो टोटल जो सेविंग्स है उसका आपको 25% जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए गोल्ड या सिल्वर जैसी चीज में जो टाइम के साथ जो है जिसमें कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है। 50% जो है आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए म्यूचुअल फंड जैसे एस्पेक्ट्स में एज वेल एज स्टॉक मार्केट्स में भी, जिसमें आप ये देखेंगे कि आप जो है एक बेयर कह लीजिए एलिमेंट ऑफ रिस्क जो है वो लेके और फिर जो है आप ये देख रहे हैं कि उसमें आपकी ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट्स में भी जा सकती है। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं कहता हूँ लोअर रिटर्न्स भी अगर हम उसमें देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो एटलीस्ट बैंक की जो फिक्स डिपॉजिट्स का जो रेट है उससे अबव ही देके जाएगी रिटर्न जो है। और एक होता है जो सेफ्टी नेट के लिए जो है जो 25% है आपकी सेविंग्स का पोटेंशियल वो आपको एक रेगुलर रिटर्न्स वाले इन्वेस्टमेंट में जो है आपको करना चाहिए जिसमें एक बैंक की फिक्स डिपॉजिट से लेके
एक जो आपके बैंक्स हैं या कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो एनबीएफसी जिनको हम बोलते हैं, जिनसे जिनकी रेटिंग्स अच्छी हैं और उसमें आपको एक रेगुलर रिटर्न्स जो हैं वो आती हैं, जो आपको अल्टीमेटली आपकी ओवरऑल जो इनकम है उसको जो है ग्रो करने में ही हेल्प करेगी इन स्टेबलाइज वे। सर ये तो हुई सोने चांदी की बात। अब जरा देश में जो मुद्दे चल रहे हैं उनकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अभी कल बड़ा बवाल हो रहा था कि भैया अमेरिका से हाथ मिला लिया, अमेरिका से हाथ मिला लिया। विपक्ष जो है तमाम तरीके के एलिगेशन लगा रही थी, पक्ष वहीं पे कह रही थी कि भैया रुपए में अभी तक जैसा उछाल नहीं देखा गया है जो है। और वहीं पे विपक्ष कह रही थी कि भैया 50% से हटा के 18% आप लोगों ने कर दिया है, ये तो देश का लॉस ही है। तो क्या ये वही पत्थर है जो दूर से सुनहरा दिख रहा है या फिर सोना है? देखिए, हमें एक चीज को बहुत क्लियरली समझना है कि इंडिया की जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो ट्रेड होती है उसमें इंडिया जो है वो अभी तक एज जो जिसे हम कहते हैं कि नेट बैलेंस वाइज जो है ट्रेड सरप्लस जो है वो एंजॉय करता था। इसका मतलब ये होता है कि हम जितना अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे और जो हमारी उनसे इंपोर्ट होती थी, तो हमारी एक्सपोर्ट की जो मात्रा है वो उनके से जो हमारा इंपोर्ट हम करते हैं वो उससे कहीं ज्यादा है। तो हमें ये समझना है कि अमेरिका जो है हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है। हम्म। और मेरा ये मानना है कि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के केस में भी देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि उनकी जो एक अप्रोच है या जो कह लीजिए, इसको मैं दूसरे फॉर्म में बोलूंगा, जो स्ट्रेटेजी है हम्म। वो है एक बुली करने की। और एक ये कि किस तरीके से वो चाहे डिमीन करके, चाहे आपको जो है नीचा दिखा के, या कोई भी ऐसे वर्ड्स जो है यूज करके एब्यूजिव, कि आपको जो है ये फील कराएं कि आपका देश जो है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। और ऐसे में आपने ये खुद देखा कि जो देश उनके उस ट्रैप में आ गए उन लोगों ने जल्दी ट्रेड डील कर ली। और जो लोग एक मैं कहूंगा कि सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशंस हैं और जिन्हें ये लगता है कि अगर हम अमेरिका के सामने खड़े होंगे टाइम के साथ, तो आप ये देखेंगे कि ये खुद नेगोशिएट करते हुए जो है हमारे को जो है जो आज ये अपोज कर रहे हैं बेनिफिट्स ये आने वाले टाइम में देंगे। इसमें हम्म। मैं स्पेसिफिकली नाम लेना चाहूंगा, चाहे इसमें चाइना हो, और अब जो है लेटेस्ट अगर आप इंडिया का भी देखें तो मैं इसके लिए बल्कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम को कंग्रेचुलेट ही करना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने एक फर्मनेस दिखाई अपनी टुवर्ड्स इंडिया फर्स्ट पॉलिसी जो है। तो हम्म। मेरा ये मानना है कि हम ये देखेंगे कि हमारे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जो मेजरली अफेक्ट हुए 2025 में, उनमें प्राइमरीली लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हम उनको बोलते हैं जो बेसिकली जैसे जहां पे लेबर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जो जैसे कि टेक्सटाइल्स, हम्म। फुटवेयर इंडस्ट्री, जेम्स एंड ज्वेलरी, गारमेंट्स इंडस्ट्री। तो ये सब जगहें ऐसी थी कि जहां पे एक हाई लेवल ऑफ लेबर जो है उसका यूज होता है। और हम ये देखते हैं कि ये एरियाज जो हैं और ये वाले जो फैक्ट्रीज थी, इनमें जो है एक नेगेटिव सेंटिमेंट जो है वो जनरेट हो गया था, क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं एस्टेब्लिश हो रही थी कि किस स्टेज पे जाके जो है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में ट्रेड डील हो पाएगी या नहीं होगी। तो मेरा ये मानना है कि अब जो डेवलपमेंट हुई है इसको हमें पॉजिटिव स्पिरिट में देखना है और हम ये देखेंगे कि इसके जो बेनिफिट्स हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि आप ये देखिए कि 2026 की जो बिगनिंग है वो हमारे देश के लिए एक, मैं ये कहता हूं कि चाहे इकोनॉमिक या बिजनेस क्लाइमेट वाइज जो है, हम ये देखते हैं कि हम अनसर्टेनिटी के दौर से सर्टेनिटी के दौर की तरफ जा रहे हैं। और इसके नेट रिजल्ट जो है आप ये देखेंगे, चाहे इंडो यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील है, चाहे इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रेड डील है, इसका जो असर है वो आप ये देखेंगे कि हमारे जो बिजनेसेस हैं उनमें जो है अब एक उनकी ऑपरेशंस में जो है और एक प्रोडक्शन में जो है एक कंसिस्टेंसी आएगी। और उसके जो नेट रिजल्ट्स हैं वो आप ये देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में भी नजर आएंगे, जब एक हेल्दी फाइनेंशियल पोजीशन इन कंपनीज की जो है जब वो ट्रांसफॉर्म होगी, तो आप ये देखेंगे कि वो अल्टीमेटली शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करने में ही हेल्प करेगी। तो मैं जो भी डेवलपमेंट्स अभी हो रही हैं उनको एब्सोल्युटली मैं पॉजिटिव मान के चलता हूँ। बिल्कुल। सर बताया तो ये गया था कि भैया अमेरिका जो है भारत का दुश्मन है। कुछ समय पहले जब भारत का चावल अमेरिका में पसंद किया गया तो ट्रम्प जी को भैया ये बुरा लग गया। वो कह रहे थे कि नहीं, हमारे यहाँ का चावल खाओ, यहाँ से लो, भारत पे जो है टैरिफ लगा दिया जाएगा। उसके बाद भारत भी जो है झुका नहीं, पीछे नहीं हटा। उसके बाद हाथ मिला लिया गया। उसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या खूबियां भी हैं। अब बात करते हैं ईयू डील की, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। तो ऐसा क्या क्या है जो भारत को जो है फायदा तो पहुंचा ही सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी है, जिसमें संदेह कर सकते हैं कई लोग? एक्सपोर्ट्स का सवाल है इंडिया की, मैं इसको हाईली कंस्ट्रक्टिव और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखता हूं, क्योंकि आप ये देखिए कि
यूरोपियन यूनियन ने भी जो हमारे जो टेक्सटाइल्स और जो फुटवेयर और जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है, इसमें मेजरली जो टैरिफ है उसको रिड्यूस करके 0% कर दिया है। तो जी। आप ये देखिए कि एक तरीके से इंडिया के लिए एक न्यू मार्केट जो है वो क्रिएट हो रही है। हम्म। और मेरा ये मानना है कि आप ये देखिए कि यही एक मेजर रीजन रहा है जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स को भी एक मैं कहता हूँ कि एक अपनी थॉट प्रोसेस और एक जो पॉलिसी थी उस पर रीलुक करना पड़ा कि उनको ये नजर आने लगा कि वो जो है इस पूरे अलाइनमेंट में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो देख रहे हैं कि और कंट्रीज जो हैं वो आपस में इंटीग्रेट कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि हम ये देखेंगे कि ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं दे आर एब्सोल्युटली पॉजिटिव, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आप ये देखेंगे कि ओवरऑल हमारे जीडीपी के साइज को इंप्रूव करने में ही हेल्प करेंगे। सर आखिरी सवाल, और इसके बाद जो है तमाम जानकारी का साथ शुक्रिया अदा करूंगा आपका, लेकिन उसके पहले आखिरी सवाल ये रहेगा कि बजट आया, लेकिन बजट से मेरे घर का आटा सस्ता नहीं हुआ, मेरे घर का नमक सस्ता नहीं हुआ, मेरे घर का तेल सस्ता नहीं हुआ। तो इस पे क्या कहेंगे कि एक अर्थशास्त्री ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि आखिरकार जो है किचन तक बजट पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया, या फिर आम लोगों के लिए बजट था ही नहीं? देखिए, एक चीज को हमें ये समझना है कि 2025 जो है एक बहुत टफ ईयर रहा है इंडिया के लिए। आप ये देखिए कि चाहे वो टैरिफ की मार हो, चाहे वो जियो पॉलिटिकल टेंशन रही है, चाहे इंडिया पाकिस्तान के साथ जो कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन बनी, फिर बाद में इंडिया बांग्लादेश, तो हमें ये समझना है कि इन सिचुएशन से भारत जो है वो बाहर निकला है। और आपको ये भी समझना है कि जिस तरीके से बिजनेसेस जो है वो अफेक्टेड थे, तो मैं ये मानता हूं कि अब जो है आप ये देखेंगे कि ये सेक्टर्स जो हैं जो खासकर इंडिया यूरोपियन यूनियन की जो डील हुई है उसमें जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि हमारे जितने लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनको जो है एक प्रॉपर एनकरेजमेंट मिलेगी। बिल्कुल। आपका जो सवाल कि इसमें नेगेटिव हम कहाँ पे देख सकते हैं, वो ये है कि आप ये देखिए कि इंडिया ने जो यूरोपियन यूनियन की जो इंपोर्टेड जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो कार्स हैं, इस पे जो ड्यूटी है वो 110% से स्लैश करके 10% कर दिए। हम्म। इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, उनके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि कोई चीज, लेट्स से अ कार मर्सिडीज, जो एक 50 लाख की चीज जो है उस पे आप ये देखिए कि पहले 55 लाख जो है अगर आप ड्यूटी पे करते थे तो वो 1 करोड़ 5 लाख की पड़ती थी जब वो इंडिया में परचेज की जाती थी। हम्म। आने वाले टाइम में अब जो ड्यूटी स्लैश के बाद वही चीज जो है जब 110 से 10% पे रह जा रही है ड्यूटी, तो आप ये देखिए 50 लाख वाली जो कॉस्ट की चीज है वो 55 लाख में इंडिया के अंदर मिल पाएगी। तो हम्म। आप ये देखिए कि इससे जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं एसयूवी के एंड अदरवाइज, उन लोगों के ऊपर किस तरीके से प्रेशर बनेगा कि कहीं लोगों का जो शिफ्ट है अगर वो इंपोर्टेड आइटम्स की तरफ ज्यादा गया तो वो जो है उनकी इंडस्ट्री को अफेक्ट कर सकता है। तो ऐसे में मेरा ये मानना है बहुत जरूरी चीज ये है कि गवर्नमेंट को जो है एक हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, और इसमें जो है उनको जो है स्पेसिफिकली इन दी बैकग्राउंड, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है आप ये देखिए कि वो अकेला एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया का 7% ऑफ जीडीपी का उसका शेयर है। तो बिल्कुल। ऐसे में आपको बहुत जरूरी है कि आपके डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी डिस्करेज ना हो, और उसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आपको चाहे आपकी पीएलआई स्कीम है उसको जो है और एनलार्ज करें आप, जिससे कि उनको बेनिफिट्स और सब्सिडीज मिले। दूसरा ये है कि आप उनको जो है इंपोर्ट ड्यूटीज जो होती हैं हमारी कंपोनेंट्स के ऊपर जो है हम्म। उसको जो है रिड्यूस करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो अल्टीमेटली जो उनकी कॉस्ट जब रिड्यूस प्राइस पे कोई चीज प्रोड्यूस होगी तो उसका बेनिफिट अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही मिल पाएगा, और वो अपनी प्राइसेस को जो है बेटर कर पाएंगे जो आज की डेट में प्रिवेल कर रही है। तो इस तरीके से वो जो है कॉम्पीट कर पाएंगे एक इंपोर्टेड आइटम्स को। तो ये मेरे हिसाब से एक बड़ी चैलेंज है जो मुझे आगे नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और आम आदमी के चार पैसे बचवाने के लिए भी।